We are continuing the discussion of the great unifying theme in biology, evolution. फिर मेरी एक फेमस लाइन, जो मैं मेरी फेमस लाइन नहीं, थियोडियस डॉब्जेंस्की की फेमस लाइन, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन लाइट ऑफ इवोल्यूशन। और हम बात कर रहे हैं प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म के बारे में देख रहे हैं। और हमने एक फ्रेज पकड़ी हुई है जिसे हमने कहा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन किस तरह से होता है। और एक वीडियो में मैंने आपको लेमार्क के बारे में बताया, पायनियर थे इस प्रोसेस को समझने के लिए। उन्होंने अपना एक थ्योरी दी, हालांकि उस थ्योरी को हमने डिस्प्रूव किया, डिसरिगार्ड किया, और ऑगस्ट वीजमान ने उसकी जगह एक जर्म प्लाज्म थ्योरी दी जो कि काफी एक्यूरेट है इन द लाइट ऑफ द न्यू नॉलेज दैट वी बोथ ऑफ अस हैव। सो वो बात ठीक है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि लेमार्क को एक बहुत बड़ा क्रेडिट ये था कि ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दैट द प्राइम मूवर ऑफ दिस इवोल्यूशन और डिसेंट विद मॉडिफिकेशन वुड बी द एनवायरमेंट। यहां तक हमारी समझ आ गई है। आज हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिविंग बींग्स माना जाता है, जो कि अर्थ पे अब तक आए हैं। वन ऑफ द फोरमोस्ट साइंटिस्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसने लोगों की थिंकिंग को रेडिकली चेंज किया, and very influential figure in the history of the mankind. We are talking about Charles Darwin. सो डार्विन इंग्लैंड में पैदा हुए, जगह का नाम था श्रूसबरी। सो वहां पर ये पैदा हुए। इनके फादर वॉज अ फिजिशियन, हिज फादर वॉज अ फिजिशियन, अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर, एंड दे वर रिच। और जैसा कि कई बार हंसी मजाक में मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि एक बड़ा टिपिकल फीचर आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर देखा होगा, कि हर एक फादर को अपना बेटा नालायक नजर आता है। अक्सर ये चीज़ देखी जाती है। तो डार्विन के फादर को भी डार्विन से बहुत ज़्यादा होप नहीं थी। उन्होंने लगा, नेचर पढ़ने का शौक था, ठीक है, खूब नेचर के बीच में रहते थे, शुरू से अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, एंड ही वॉज नॉट फिटिंग इन द स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ हिज फादर। सो उनको ऐसा लगा कि इसका शायद बहुत ब्राइट फ्यूचर ना हो, तो उन्होंने उनको एक मेडिकल स्कूल एडिनबर्ग में एडमिट करा दिया, भर्ती करा दिया। एडमिट नहीं कहना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए एडमिशन दिला दिया। सो ही गॉट एडमिटेड इनटू अ मेडिकल स्कूल इन एडिनबर्ग। अब देखिए एडिनबर्ग में हुआ क्या। एडिनबर्ग में उनको मेडिसिन तो लगी बोरिंग लगी, आए लोग, आपने दवाई लिखी, भेज दिया, ये चीज़ तो बहुत बोरिंग लगी। सर्जरी उनको बड़ी हॉरिफाइंग लगी। सर्जरी बड़ी हॉरिफाइंग लगी। इसकी वजह बताता हूं मैं आपको कि उस टाइम पे एनेस्थीसिया डेवलप नहीं था। एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। अब आप ये सोचिए कि आप किसी का अपेंडिक्स निकाल रहे हो और पेशेंट को दर्द भी हो रहा है, वो देख भी रहा है, और वो उठ के बीच बीच में बैठ भी जाता है। वो कहता है कि ये इंसिजन ठीक से लगाओ, थोड़ा सा नीचे लगाओ, थोड़ा सा ये लगाओ, आपने गलत काट दिया, आपने वो काट दिया। मान लो अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि सर्जन सर्जरी कर रहा है, पेशेंट उठ के बैठ जाए कि थोड़ा पानी तो पिला दो, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट कैन हैपन, एंड इट बिकम्स अ हॉरिफाइंग थिंग। और ये एक तरह का टेरर टाइप की फिल्म बन सकती है। सो ही फाउंड सर्जरी वेरी हॉरिफाइंग, एंड वी आर नॉट सरप्राइज्ड दैट ही एक्चुअली लेफ्ट द मेडिकल स्कूल। उन्होंने मेडिकल स्कूल छोड़ दिया, जिसमें घुसने की आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अब जब उन्होंने मेडिकल स्कूल छोड़ दिया तो करें क्या, जिंदगी में कुछ करना था, तो ही जॉइंड कैम्ब्रिज। सो व्हेन ही जॉइंड कैम्ब्रिज टू बिकम अ क्लर्गीमैन. And being a part of the clergy was a very common feature in the higher society in England at that particular time. So ये उनका मकसद था। अब कैम्ब्रिज में, बिकॉज देखो मैंने आपको शुरू से ही बताया कि बचपन से नेचर में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, एंड ही मेट a botanist there and he became a protege of this particular botanist जिनका नाम था हेंस्लो ने इन्हें रिकमेंड किया एक जहाज के कैप्टन को जिनका नाम था फिट्जरॉय। और ये फिट्जरॉय एक जहाज HMS बीगल को लेकर के एक बहुत लंबी यात्रा पर निकलने वाले थे। HMS का मतलब हुआ हर मैजेस्टी सर्विस। सो HM जो होता है वो हर मैजेस्टी सर्विस होता है। अगर आपने रिकॉर्ड सुने होंगे HMV के रिकॉर्ड्स, तो वो हर मैजेस्टी वॉइस है। हर मैजेस्टी वुड बी द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। सो इट इज ऑलवेज गुड टू नो सम वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ वन ऑफ द फोरमोस्ट पीपल इन द साइंस। सो इट इज गुड टू नो अबाउट द अपब्रिंगिंग ऑफ दिस पर्सन. And then what happened is that Darwin actually got on the ship as an unpaid naturalist.
अनपेड नेचुरलिस्ट। तो देखिए मैं अनपेड शब्द भी लिख रहा हूँ जानबूझ करके कि उनको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही थी, कौन देगा इस तरह के आदमी को तनख्वाह। और हो सकता है, आई एम एब्सोल्युटली श्योर जो मैं कह रहा हूँ वो बात गलत होगी, ये मेरी थिंकिंग हो सकती है कि उनके फादर ने कहा हो कि चलो ये वैसे तो कुछ करता नहीं, वैसे मैं खर्च कर दूंगा, कुछ दिन घर से बाहर तो रहेगा। दैट्स अ जोक, इसको कहीं नोट्स मत बना लेना कि ऐसा कहीं है। ये कोई सच बात नहीं है, ये मैं जस्ट टू पुट अ लाइटर वे इनटू द थिंग्स। सो ही वेंट ऑन द जर्नी with HMS Beagle, with Captain Fitzroy, and he was a young fellow। दोनों बहुत यंग थे, दोनों साइंटिफिक बेंड के थे, माइंड के थे, और दोनों में जो है खूब घुलने मिलने लग गए। वो दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोहेरेंस आ गई एंड दे लाइक्ड ईच अदर वेरी वेल। अब देखिए, सो HMS बीगल को अगर हम रिक्रिएट करें, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका है और मान लीजिए ये साउथ अमेरिका है, कुछ इस तरह का होगा। अब आप जो है ना इसको साउथ अमेरिका मानिए, इसको नॉर्थ अमेरिका मानिए। यहाँ पर लेट अस से ये यूरोप है और ये इंग्लैंड है, एंड लेट अस मेक द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट समथिंग लाइक दिस, एंड इसी के एक्सटेंशन में आपका एशिया आ जाएगा, एंड लेट अस मेक ऑस्ट्रेलिया हियर। सो कुछ इस तरह की कहानी समझ लीजिए। ये वर्ड का नक्शा आपको लगना चाहिए क्योंकि मैंने बनाया है, हाँ या नहीं? तो कोशिश करिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ये काफ़ी कुछ ठीक सा नक्शा है। और देखिए यहाँ से ये शुरू हुए, साउथ अमेरिकन कोस्ट लैंड पर पहुँचे, ये ब्राज़ील यहाँ पर कहीं पड़ेगा, एंड देन लाइक दिस एंड देन दे वेंट टूवर्ड्स द चिली। यहाँ पर जो जगह है वो चिली एक कंट्री है, और यहाँ पहुँचे, और यहाँ से फिर वो, अब आप देखिए ये दुनिया चपटी नहीं है, गोल है। यू कैन इमेजिन कि यहाँ कैसे पहुँचे होंगे। अरे मेरा मतलब समझ गए बेटे? यहाँ से उधर घूम के पीछे से यहाँ से आ गए, क्योंकि गोल ग्लोब को इमेजिन कीजिए, ये पूरा का पूरा गोल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ से इस तरह से निकले, यहाँ मलाय आर्चिपेलागो है, एंड देन अराउंड द केप ऑफ गुड होप दे केम बैक टू ब्राज़ील एंड वेंट बैक टू इंग्लैंड। सो इस तरह से मैंने थोड़ा सा एक रूट आपके सामने रफली बनाने की कोशिश करी, विच डार्विन फॉलोड। और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा दूर, चिली के मेन कोस्ट से थोड़ा सा दूर, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विच डार्विन एक्चुअली विजिटेड एंड दे आर कॉल्ड एज गैलापागोस आइलैंड्स। सो गैलापागोस आइलैंड्स के बारे में हम बात करेंगे। आपको मैंने बताया कि चिली के कोस्ट के इधर ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स था, इसे हमने कहा गैलापागोस आइलैंड। अब रास्ते भर जब भी टाइम मिलता, डार्विन शोर पर आ जाते और वहां पर वो इकट्ठा करते थे specimens of animals and plants, and he saw that they are adapted to a particular environment. बड़े ध्यान से देखिएगा, मेरी एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। डार्विन ने क्या देखा कि यहां पर जो ट्रॉपिकल एरियाज और टेम्परेट रीजन्स हैं, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में, वहां पर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से ज्यादा मिलते हैं। तो बजाय यूरोप के टेम्परेट रीजन से इसको मिलने से, देखिए बड़े ध्यान से, एक तरफ मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जहां पर जैसा एनवायरमेंट होगा वहां पर ऑर्गेनिज्म मिलने चाहिए। लेकिन डार्विन ने क्या देखा कि अफ्रीकन मेनलैंड में जो ट्रॉपिकल एरिया है और टेम्परेट है, उसके एनिमल्स एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते हैं, बजाय इस चीज के कि यहां के टेम्परेट और यहां के टेम्परेट रीजन के एनिमल्स एक दूसरे से मिलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर भी ग्रास लैंड है, साउथ अमेरिका में ग्रास लैंड है, इसे पंपास कहते हैं। ये अफ्रीका में भी ग्रास लैंड है, इसे स्टेपीज कहते हैं। हियर यू विल फाइंड लॉयन, यहां पर आपको शेर मिलेगा, यहां पर आपको शेर नहीं मिलता, जबकि दोनों ग्रास लैंड्स हैं आइडियली सूटेड फॉर अ टॉप प्रेडेटर लाइक लॉयन। बहुत ज्यादा सूटेबल एनवायरनमेंट है, लेकिन एक जगह आपको लॉयन मिलेगा, एक जगह आपको लॉयन नहीं मिलेगा। सो मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें डार्विन पर इंप्रेशन बना रही हैं। सो स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ, दिस वुड बी कॉल्ड एज बायोजियोग्राफी। सो अब हम देख रहे हैं कि बायोजियोग्राफी से इन्फ्लुएंस्ड होना शुरू हुए डार्विन। ही स्टडीड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ही डेवलप्ड अ कंसेप्ट ऑफ अडेप्टेशन।
यहां से उनको अडेप्टेशन के बारे में समझ में आना शुरू हुआ कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग जगह, अलग अलग एनवायरनमेंट में, ट्रॉपिकल और टेम्परेट में थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो एक ट्रॉपिकल के लिए ज्यादा अडेप्टेड है, एक टेम्परेट के लिए ज्यादा अडेप्टेड है। सो ये सारी चीजें आप देखिए, दिस इज द इनिशियल थिंग दैट इज मेकिंग एन इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ यंग डार्विन। फिर जब वो चिली में पहुंचे तो उनके सामने देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट लायल, इनकी जियोलॉजी की एक किताब उन्होंने पढ़नी शुरू करी। सो दूसरी इन्फ्लुएंस मैं बता रहा हूं लायल के बारे में, इनकी जियोलॉजी की किताब उन्होंने पढ़नी शुरू करी और चिली में एक जियोलॉजिकल इवेंट अपनी आंख के सामने होते हुए देखा। सो देयर वाज अ वॉल्केनिक इरप्शन। सो वॉल्केनिक इरप्शन में जो नीचे के रॉक्स ऊपर आए तो उन्होंने ये देखा कि बहुत नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सो दिमाग लगाइए, अगर मान लीजिए ज्वालामुखी फटता है तो जमीन के अंदर के रॉक्स ऊपर आ जाएंगे और इसमें जो फॉसिल्स होंगे वो एक्चुअली बहुत पुराने होंगे। तो यहां कहीं पर जो एंडीज पर्वत है उसके ऊपर उन्होंने ये देखा कि ओशियन के एनिमल्स के फॉसिल्स दिख रहे हैं ऊंचाई पर। देन ही अंडरस्टूड दैट दीज वॉल्केनिक इरप्शंस may held a very important clue regarding the facts about evolution on the earth, and the first and the foremost thing was कि ये अर्थ उतनी पुरानी नहीं है जितनी थियोलॉजियन समझते थे, उससे कहीं ज्यादा पुरानी है। नहीं तो how do you explain that the fossils of the ocean animals are found higher up in the mountains? So this may be because of volcanic eruption. This may be because of volcanic eruption that these heights were actually formed. And same happened with Galapagos Islands. He knew that Galapagos Islands were of volcanic origin और उसने Galapagos Islands पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ऑब्जर्व करी जिनका उनके जो थ्योरी दी उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की, उसके ऊपर बहुत बड़ा इंफ्लुएंस बना। सो यहां पर गैलापागोस आइलैंड पर उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यहां पर जो स्पीसीज हैं, आइलैंड स्पीसीज, दे रिजेंबल मेनलैंड स्पीसीज। They resemble mainland species. This is very easy to explain. थोड़ा सा यहाँ mainland बना लेते हैं. Let us say this is Chile और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो organisms मिलते हैं, जो species मिलती हैं, वो mainland species जैसी हैं. This is not surprising. एक और चीज़ याद रखिएगा, मुझे आगे एक और बात कहनी चाहिए, और ये कहीं और नहीं मिलती हैं, इसका मतलब ये mainland से आई है। सो देखिए, ये भी हो सकता है कि कहीं और भी मिलती हो, तो हो सकता है वहां से पहुंच गई हो, रास्ता लंबा हो सकता है, पर चांस फैक्टर हो सकता है कि ज़्यादा दूर से आई हो, लेकिन ये स्पीसीज कहीं और नहीं मिलती हैं, यहीं पर मिलती हैं और यहाँ पर मिलती हैं, और यहाँ की स्पीसीज इस जैसी स्पीसीज जैसी हैं। सो आइडिया बड़ा आसान था क्योंकि ये सबसे पास का मेन लैंड है, ये स्पीसीज यहीं से इस आइलैंड पर पहुंची होंगी। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरी चीज उन्होंने ये देखी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइज था, the corresponding size was larger on islands. So ध्यान दीजिए, was larger on islands. So for example, यहाँ एक टॉर्टोइज मिल रहा है, यहाँ एक टॉर्टोइज मिल रहा है, तो टॉर्टोइज का साइज आइलैंड पर उन्होंने देखा ज्यादा था। ज्यादा था। अब इसको भी बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप कह सकते हैं लैक ऑफ कंपटीशन, प्लेंटी ऑफ फूड सोर्सेज अवेलेबल, एंड द बॉडी साइज इज कोरिलेटेड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, एंड देयरफॉर मोर कंजम्पशन ऑफ फूड मींस मोर बॉडी साइज। दैट इज अ वेल नोन फैक्ट। सो ये बात, और नेचुरल प्रेडेटर भी नहीं था, कंपटीशन नहीं था, खूब सारा फूड सोर्स अवेलेबल था, और ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ फूड सोर्स इज नॉर्मली रिफ्लेक्टेड इन द लार्जर बॉडी साइज, नो डाउट अबाउट इट। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तीसरी चीज उन्होंने देखा कि यहां पर वुड पैकर एब्सेंट है, वुड पैकर्स एब्सेंट हैं। सो देखिए, इससे पहले मैं एक और बात बताता हूँ। यहाँ पर उन्होंने एक बर्ड्स देखी। नाउ दीज बर्ड्स दे आर कॉल्ड एज द मॉकिंग बर्ड्स। आप जानते हैं मॉकिंग बर्ड्स बड़ा फेमस हार्पर ली का एक नॉवल है। इट इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। अगर आपने नहीं पढ़ा है ज़रूर पढ़ना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट फिक्शन एवर रिटन, इट इज़ रिगार्डेड प्रोबेबली द बेस्ट फिक्शन नॉवल ऑफ ऑल टाइम। सो मॉकिंग बर्ड में, इन मॉकिंग बर्ड्स को अब हम डार्विन फिंचेस कहेंगे। These are called as डार्विन फिंचेस। और उन्होंने ये देखा कि ये डार्विन फिंचेस जो आइलैंड पर मिल रही हैं, ये मेन लैंड जैसी ही हैं। दे आर लाइक मेन लैंड ओनली।
So the Darwin finches that were found on the island are similar to the finches that are found on the mainland, but the number of finches was much more on island. So देखिए दूसरी बात ध्यान से समझिए, यहां जो फिंचेस मिल रही हैं यहां वाली फिंचेस जैसी ही हैं, लेकिन यहां पर स्पीसीज ज्यादा हैं बजाय मेनलैंड के. दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग. ओरिजिन की जगह से ज्यादा जहां पर पहुंची हैं वहां पर फिंचेस की स्पीसीज है. दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग. इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा कैसे हुआ कि मेनलैंड से ज्यादा फिंचेस जो है वो आइलैंड के ऊपर थी. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए उन्होंने देखा यहां पर वुड पैकर्स एब्सेंट हैं. सो वुड पैकर्स जब एब्सेंट है तो इसका मतलब बड़ा सिंपल चीज है, क्या वुड पैकर यहां पर थे? तो देखा है, इसका मतलब यह हुआ कि वुड पैकर उड़ के ही नहीं आए. दिस इज वेरी सिंपल. सिंपल थिंग्स हैव सिंपल एक्सप्लेनेशन. अगर यहां वुड पैकर नहीं मिल रहा, इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे एनिमल उड़ करके या पैदल चल के या पानी में तैर के यहां पहुंचेंगे. इट इज नॉट नेसेसरी. तो वुड पैकर नहीं आए, लेकिन वुड पैकर एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल निश को एक्सप्लॉइट करता है, और वो उसकी जो बीक होती है वो उस तरह की है कि वो जो हार्ड जो बार्क होती है ट्री की उसमें छेद करके उसमें से कुछ अपने फूड को निकाल लेता है. अब डार्विन ने ये देखा कि उस चीज को एक तरह की फिंच क्या कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है. क्या वो खाली रह गया ट्रॉफिक लेवल? नो. क्या वो निश खाली था? नहीं. उसको भी कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा था, एक्सप्लॉइट कर रहा था. वो एक फिंच थी, और उस फिंच की जो बीक थी वो उस तरह की थी जैसे वुड पैकर की थी. से फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ दीज आर बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन द माइंड ऑफ डार्विन. एक और चीज डार्विन ने देखा, देखिए बड़े ध्यान से देखिए. डार्विन को एक और चीज, जब वो वापस आ गए, when he came back to England, he read a very very famous essay by T.R. Malthus. So Malthus का एक उन्होंने essay पढ़ा. This was essay on the human population. So essay on human population by T.R. Malthus. This is what he read. Essay on human population, and the author was T.R. Malthus. इसको उन्होंने पढ़ा. सो टी.आर. माल्थस ने, देखिए ही वॉज बेसिकली एन इकोनॉमिस्ट. सो वो ये देख रहे थे कि ह्यूमन पॉपुलेशन जब ग्रो करती है और अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या रिलेशन है. And he was trying to think what is happening, that somewhere there are more natural calamities, the poverty is more. Those were the spheres in which T.R. Malthus was basically thinking, and he was looking at a relationship between the number of the human population and the availability of the natural resources. और उन्होंने ये कहा कि ये जो है ये अरिथमेटिक प्रोपोर्शन में बढ़ती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह बढ़ता है, और ये ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में बढ़ता है अगर इसको रिसोर्सेज मिलते चले जाएं. इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इस नंबर को इस नेचुरल रिसोर्सेज पे सरवाइव करना है, और ये अरिथमेटिक प्रोपोर्शन में और ये ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में इम्बैलेंस आएगा. और यहां से आपकी इकोलॉजी में याद कीजिए कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट आता है. कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट, फिर मैं आपसे कह रहा हूं जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे आपको बहुत बात समझ में आएगी. एक एनवायरनमेंट है, आप जानते हैं उसकी कैरिंग कैपेसिटी, ऑर्गेनिज्म को आपने इंट्रोड्यूस किया, कुछ देर के लिए एडजस्ट किया और बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, और फिर जाकर के इस लाइन के आसपास स्टेबल हो जाएगा. अब आप ये देखिए, क्योंकि इसको आपने क्या कह दिया, कैरिंग कैपेसिटी, इतने ही लोग यहां पर रह सकते हैं. लेकिन अब आप एक और चीज यहां ध्यान से समझिए, हम ये कह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज भी बढ़ते हैं लेकिन अरिथमेटिक प्रोपोर्शन में. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, पिछले 150 साल से ह्यूमन पॉपुलेशन हमेशा अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे है, लेकिन फिर भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है. So how is it possible? A population always at the carrying capacity for the last 150 plus years and is still showing what is called as an exponential growth. The answer is that by the clever application of science and technology, we have increased the carrying capacity. So मान लीजिए किसी फील्ड में पहले 1 टन अनाज उगता था, तो उसी में उतने ही एरिया में अब 5 टन उगने लग गया है. आपने बहुत बढ़िया सीड्स, आपने फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करके कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया, एंड दैट एक्सप्लेन्स द पैराडॉक्स दैट व्हाई एट द कैरिंग कैपेसिटी स्टिल इट इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली. विल इट कंटिन्यू टू डू सो एवर? द आंसर इज नो.
हमेशा करती रहेगी ऐसा नहीं है. देयर विल बी अ टाइम व्हेन इट विल नॉट बी पॉसिबल एंड देन देयर हैज टू बी अ स्टॉप. खैर, हम ये कह रहे हैं कि ये पॉपुलेशन यहां से बढ़ने की कोशिश करती है, और क्योंकि बढ़ने की कोशिश करी है तो नेचर यहां पर एक पॉजिटिव चेक लगाता है. ध्यान दीजिए, मैं टी.आर. माल्थस की बात कर रहा हूं. टी.आर. माल्थस ये कह रहे हैं कि जैसे ही पॉपुलेशन का साइज अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज से ज्यादा बढ़ेगा, नेचर एक पॉजिटिव चेक लगाएगा, और इस पॉजिटिव चेक की वजह से पॉपुलेशन कम होगी. कुछ लोग मर जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, पॉपुलेशन साइज कम होगा. मान लीजिए आपने कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी है, आपने रिसोर्सेज को अरिथमेटिक प्रोपोर्शन से थोड़ा सा ग्रो किया है, और यहां से यहां पर ये कर्व आ गया, तो ये पॉपुलेशन यहां तक गिरेगी. फिर कुछ सालों में ये पॉपुलेशन बढ़ेगी और नेचर फिर एक पॉजिटिव चेक लगाएगी, और ये एक इस तरह का पैटर्न आता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर. और अब आप देखिए बड़े ध्यान से, टी.आर. माल्थस ये कह रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव चेक है, ये पॉजिटिव चेक कोई न्यू डिजीज हो सकती है, कोई नेचुरल कैलामिटी हो सकती है जैसे सुनामी, जैसे अर्थक्वेक, इस तरह की चीज हो सकती है, और उन्होंने यहां तक कहा कि ये वॉर भी हो सकती है. And please again understand, T.R. Malthus is thinking in the field of economics. He is understanding the problems that the population of the human beings is facing all around the world. लेकिन डार्विन ने जब इसको पढ़ा तो उन्होंने कहा कि अब तक मेरे पास एक वेग थॉट था, लेकिन टी.आर. माल्थस से मैं इतना इन्फ्लुएंस हुआ हूं कि अब मुझे करीब करीब कॉन्क्रीट शेप मिल गई है मेरी थ्योरी की कि ये नेचुरल सिलेक्शन से डिसेंट विद मॉडिफिकेशन कैसा होगा. एंड सो मच वाज इम्प्रेस्ड, डार्विन वाज इम्प्रेस्ड. एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. जिस टाइम डार्विन ने लायल को अपनी मैन्युस्क्रिप्ट दिखाई किताब छपने से पहले, तो लायल ने उनसे यह कहा कि इसको छपवा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आदमी आपसे पहले इस नतीजे पर पहुंचे और इसको छपवा दे. ये कई साल बाद ऐसा हो गया. एक और साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड रसेल वैलेस, मलाया आर्चिपेलागो में काम कर रहे थे, और इंडिपेंडेंटली काम करते हुए डार्विन से सेम नतीजे पर पहुंचे. और अल्फ्रेड वैलेस ने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट किसके पास पहुंचाई इवोल्यूशन के लिए? डार्विन के पास. और डार्विन ने जब उसको पढ़ा तो उन्होंने लायल को यह कहा कि जो आप कह रहे थे वो बात सही है. और लायल ने फिर उनकी A.R. वैलेस की जो राइटिंग्स थी एंड जो 1844 में अनपब्लिश्ड डार्विन का पेपर था, वो एक सोसाइटी के सामने प्रेजेंट किया. और वैलेस ने जब ये देखा कि डार्विन इतने ज्यादा थॉरो हैं, इतने कॉम्प्रिहेंसिव हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका मेन क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? डार्विन को मिलना चाहिए. दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ अ साइंटिस्ट अगेन. एंड इसीलिए हम डार्विन को ज्यादा जानते हैं, उतना वैलेस को नहीं जानते हैं. यू विल बी सरप्राइज टू नोट दैट वैलेस ऑल्सो रेड द एसे ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन बाय टी.आर. माल्थस. दोनों ने पढ़ा, और जब डार्विन वापस आए तो उन्होंने एनिमल ब्रीडर्स एक्सपेरिमेंट को देखा. एनिमल ब्रीडर्स एक्सपेरिमेंट को देखिए, इधर देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा कि से फॉर एग्जाम्पल हॉर्स ब्रीडर्स, वो हॉर्स को ब्रीड करते हैं रेस के लिए. तो डार्विन ने क्या देखा कि उनके पास एक छोटा सा ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, उनमें से वो कुछ एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ब्रीड करना है हॉर्स को रेस के लिए, तो वो कुछ ट्रेट्स ढूंढते हैं. वो इस पर्टिकुलर, मान लीजिए किसी के पास 200 हॉर्सेज हैं, तो वो उन हॉर्सेज को ढूंढेगा जिसमें उसके डिजायरेबल ट्रेट्स हैं, और केवल उन हॉर्सेज को रिप्रोड्यूस करने देगा, बाकी को रिप्रोडक्शन से एक्सक्लूड कर देगा. और उनके जो प्रोजेनी है वो धीरे धीरे बेटर होंगे, और 2-3 जनरेशन में वो एक नई ब्रीड क्रिएट कर देगा विच इज बेटर सूटेड फॉर परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड. रन कर सकते हैं बहुत तेजी से. नाउ दिस इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन. That means on a small group of animals, the animal breeders are putting an artificial selection, which means they are allowing some organisms to reproduce and other not to reproduce. This is what I told you in the beginning, that please try to understand natural selection is nothing but differential reproduction. और उसके बाद वो ब्रीड को चेंज कर देते हैं कुछ पर्टिकुलर जनरेशन में. तो डार्विन के दिमाग में यह आया कि अगर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय दिस आर्टिफिशियल सिलेक्शन सो मच डाइवर्सिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड, देन व्हाट अबाउट नेचर?
which is acting on millions of species for millions of years. How much diversity it can produce. So ये सारी की सारी influences किसके ऊपर बनी? डार्विन की. Now Darwin had very big clarity in his mind. He was ready with his theory. And in the next video, देखिए पहले तो एक बार एक काम ये कर लेते हैं. मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने बताया evidences from biogeography. याद रखिए evidences from geology. उन्होंने फॉसिल्स देखे, याद कीजिए. तीसरी चीज मैंने आपसे ये कहा कि वहां पर जो बायोजोग्राफी में ही आ गया. फिर टी आर माल्थस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस. एंड नंबर 4, द आर्टिफिशियल सिलेक्शन एक्सपेरिमेंट्स बाय द एनिमल ब्रीडर. तो मोटे तौर पर ये वो सारे के सारे इन्फ्लुएंसेस बने जिन्होंने डार्विन को मदद करी अपनी थ्योरी देने में. और जब हम वापस आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वी विल डिस्कस अबाउट दिस वेरी थ्योरी दैट डार्विन पुट अबाउट डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. थैंक यू.